रावल रतन सिंह, इनका शासन 1301 से 1303 ईस्वी तक रहा। ये मेवाड़ वंश के गुइल शाखा की रावल शाखा से थे और गुइल वंश में दो शाखाएं थी, एक तो रावल थी, एक राणा शाखा थी। ये रावल शाखा के सबसे अंतिम शासक माने जाते हैं रावल रतन सिंह, जिनका शासन 1301 से 1303 ईस्वी के मध्य रहा। जब इनका शासन था उस समय हमारे भारत में सम्राट थे अलाउद्दीन खिलजी। रावल रतन सिंह के बारे में इनके पिता का नाम था समर सिंह। इनके पिता का नाम समर सिंह। आगे हम बात करते हैं, रावल रतन सिंह का विवाह हुआ पद्मिनी से। पद्मिनी यह सिंहल द्वीप की थी, सिंहल द्वीप की। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन था, गंधर्व सेन। जिस समय दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी थे तो वह एक साम्राज्यवादी शासक थे। इनके साम्राज्य में हमारे यूपी वाला क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात आदि क्षेत्र थे, लेकिन इस क्षेत्र के अंतर्गत केवल मेवाड़ की एक रियासत थी जो उनके क्षेत्र के अंतर्गत नहीं थी। वो उस रियासत को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहते थे। इसका एक कारण था क्योंकि जब वो युद्ध करने गुजरात में जाएं तो बीच में कौन सी हमारी रियासत आती थी, मेवाड़ रियासत। तो उनकी साम्राज्यवादी नीति की वजह से मेवाड़ के मध्य और सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है, जिसे हम बोलते हैं चित्तौड़ का प्रथम युद्ध। चित्तौड़ का प्रथम युद्ध। चित्तौड़ का प्रथम युद्ध हुआ 1303 ईस्वी के अंदर। किस किस के मध्य हुआ? अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज रावल रतन सिंह। इनके सेनापति थे गोरा बादल, गोरा व बादल, जो पद्मिनी के चाचा और भाई थे। गोरा बादल कौन थे? पद्मिनी के चाचा और भाई थे। अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ। यह युद्ध लगभग 6 महीने तक चला। इस युद्ध में न तो रावल रतन सिंह की पराजय हुई न अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई, लेकिन धोखे से क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने? उसको लगा कि 6 महीने तक मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, एक छोटी सी रियासत है जिसे मैं पराजित नहीं कर पाया, तो उसने धोखे से क्या किया कि चित्तौड़ के युद्ध में रावल रतन सिंह को धोखा दिया, जिसकी वजह से रावल रतन सिंह की क्या हुई? पराजय हुई। जिसके अंतर्गत ऐसे कहा जाता है कि गोरा और बादल मारे गए थे। और इस युद्ध के अंदर पद्मिनी ने चित्तौड़ का क्या किया था? प्रथम जौहर किया था। क्या किया था इन्होंने? प्रथम जौहर किया था। पद्मिनी के द्वारा प्रथम जौहर किया गया। जौहर का मतलब क्या होता है? जब लगता है कि हम युद्ध में हारने वाले हैं, पुरुष युद्ध में पराजित होने वाले हैं, तो महिलाएं क्या करती है? अपनी सतीत्व की रक्षा करने के लिए या तो अग्नि में कूद जाती है या पानी में कूदकर अपनी आत्मदाह कर लेती है, तो उसे क्या कहा जाता है? जौहर कहा जाता है। तो क्या हुआ? जैसे रावल रतन सिंह पराजित होने लगे तो पद्मिनी ने यहाँ पर क्या किया था? जौहर किया था। हमें इसकी जानकारी मिलती है अमीर खुसरो की पुस्तक है खजा इन उल फुतूह। हमें इस युद्ध की जानकारी जो प्रत्यक्षदर्शी बताया गया है, किसे बताया गया है? अमीर खुसरो को, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने इस युद्ध की जानकारी दी है। कौन सी पुस्तक में कहा उन्होंने? खजा इन उल फुतूह के अंदर। ये पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चित्तौड़ के प्रथम युद्ध की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो खजा इन उल फुतूह से मिलती है। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है इन्हें हिंद का तोता भी कहा जाता है। हिंद का तोता। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सितार व तबले का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था इन्होंने? सितार व तबले का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। रावल रतन सिंह 1301 से 1303, इनके पिता का नाम समर सिंह था।
इनका विवाह पद्मनी के साथ जो सिंहल द्वीप की थी, इनके पिता का नाम था पद्मनी के पिता का नाम गंधर हुसैन। चित्तौड़ का प्रथम युद्ध हुआ 1303 में अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस राहुल रतन सिंह। राहुल रतन सिंह के सेनापति थे गोरा व बादल। इस युद्ध में किसकी विजय होती है? अलाउद्दीन खिलजी की। पद्मनी के द्वारा यहाँ पर प्रथम जोहर किया गया था। इसकी जानकारी हमें प्रत्यक्षदर्शी अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, एक कवि थे, जिनकी एक पुस्तक है खजाइन उल फुतूह, जिसके अंतर्गत हमारे को चित्तौड़ के प्रथम युद्ध की जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता, इसके अलावा अमीर खुसरो ने सितार व तबले का भी क्या किया था, आविष्कार किया था। इसके बाद हम कुछ चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख देता है, खिजराबाद नाम रख देता है। चित्तौड़ का नाम क्या रख देता है, वो खिजराबाद रख देता है। उसके बाद 1312 ईस्वी में जालोर के शासक मालदेव सोनगरा को यहाँ की जागीर दे दी जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, मूछा वाला मालदेव। क्वेश्चन आ जाए कि मूछा वाला मालदेव किसे कहा जाता है, तो जालोर के मालदेव सोनगरा को मूछा वाला मालदेव के नाम से जाना जाता है, जिनके लिए 1312 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ की रियासत इनको सुपुर्द कर दी गई थी। यह जानकारी हमें मिलती है अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतूह से। लेकिन हमें इसी युद्ध के बारे में कुछ जानकारी और मिलती है। वो जानकारी क्या मिलती है, वो जानकारी है 1540 ईस्वी के अंदर एक पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक लिखने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने पुस्तक लिखी है पद्मावत। ये श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के शासनकाल के अंतर्गत थे। उस समय शेरशाह सूरी का शासनकाल था। उनके समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने युद्ध का कुछ अलग ही प्रकार से वर्णन किया है। उस वर्णन की गाथा को हम सुनते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इसका वर्णन किया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये अपना छोटा सा राजस्थान है, ये मैप है, और यहाँ पर थी हमारे मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत थी? मेवाड़ रियासत। और यहाँ पर थी दिल्ली रियासत। यहाँ पर तो थे अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ पर थे रावल रतन सिंह। इनकी पत्नी का नाम पद्मनी। अब ये कहानी किस प्रकार से है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि हमारे सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मनी थी, जो बहुत सुंदर, बहुत ही लालच को मन को करने वाली थी। ऐसे कहा जाता है कि पद्मनी सिंहल द्वीप, जिसे वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, वहाँ की राजकुमारी थी। क्या होता है कि पद्मनी ने एक तोता पाल रखा था जिसका नाम था हीरामन। एक दिन क्या होता है कि पद्मनी के हाथ से वो छूटकर चला आता है, और कहाँ पर चला आता है, वो गागरोन के किले पर। गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़। यहाँ पर चला आता है। यहाँ से क्या होता है कि हीरामन नामक तोते को पकड़कर एक शिकारी किसके पास लेकर चला जाता है, वो रतन सिंह के पास लेकर चला जाता है, उसको दे देता है। हीरामन तोते की एक खासियत थी कि हीरामन तोता मनुष्य की हुबहू बोलता था। जैसा अपन बोलते थे वैसा ही को तोता भी हीरामन तोता बोलता था। अब उसको एक कहानी सुनाई गई रावल रतन सिंह को। रावल रतन सिंह को एक कहानी बताता है कि एक सिंहल द्वीप की राजकुमारी है जो बहुत सुंदर है, आपने कभी देखी नहीं। तो वो तोता पूरी बात किसको बता देता है? रावल रतन सिंह को। रावल रतन सिंह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंत्रमुग्ध होने के बाद वो सोचते हैं कि मुझे तो विवाह किससे करना है? पद्मनी से ही करना है। वो पद्मनी की चाहत के अंदर यहाँ से रवाना होते हैं। अब आपको पता है श्रीलंका मेवाड़ की रियासत और कहाँ पर श्रीलंका है, लेकिन प्यार मोहब्बत तो एक ऐसी चीज़ है कि 7 समुंदर पार भी हो जाता है। तो ये 7 समुंदर पार वाली प्यार मोहब्बत की बातें हैं। रतन सिंह यहाँ से रवाना होते हैं और सिंहल द्वीप तले जाते हैं।
वो एक उद्यान में घूम रहे थे, तो वहाँ उनकी निगाह किसके ऊपर पड़ती है? पद्मनी के ऊपर पड़ती है। जैसे पद्मनी को देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसी समय मन में ठान लेते हैं कि मैं विवाह करूँगा तो पद्मनी से ही करूँगा। वो जोगी का वेश धारण कर उसको प्राप्त करने के लिए मन की इच्छाओं से घूम रहे थे। तो इसी समय क्या होता है कि पद्मनी के पिता गंधर्व सेन की निगाह किनके ऊपर पड़ जाती है? रतन सिंह के ऊपर। रतन सिंह के बारे में वो सोचते हैं कि ये न तो जोगी लग रहे हैं, ये तो एक राजकुमार हैं। राजकुमार जोगी के वेश में वो रतन सिंह को पकड़कर अपने दरबार में लेकर आते हैं, तो उनकी इच्छा पूछते हैं। तो गंधर्व सेन को जब वो अपनी इच्छा बताते हैं रतन सिंह कि मैं केवल पद्मनी को प्राप्त करने के लिए जोगी का वेश धारण कर यहाँ पर आया हुआ हूँ, ये बात सुनकर गंधर्व सेन मन ही मन में सोचते हैं कि एक अपने दिल की बात को बताने के लिए मेवाड़ की रियासत से यहाँ पर चला आया। तो गंधर्व सेन बहुत खुश होते हैं। वो पद्मनी का विवाह किसके साथ कर देते हैं? रतन सिंह के साथ कर देते हैं। रतन सिंह कहाँ पर लेकर आते हैं? वो मेवाड़ रियासत में लेकर आते हैं। जब विवाह होने के बाद जब वो यहाँ पर आते हैं तो पद्मनी के द्वारा यहाँ पर एक भोज किया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों को, विद्वानों को आदि को बुलाया जाता है। इनमें एक ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण का नाम है राघव चेतन। राघव चेतन की निगाह पड़ती है पद्मनी पर। जब जैसे ही पद्मनी पर निगाह पड़ती है तो उसका मन क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। वो सोचता है इतनी खूबसूरत, काश मेरी भी पत्नी होती। तो राघव चेतन क्या है? जादू टोना जानता था। अब वो जादू टोने से किसे प्राप्त करना चाहता था? पद्मनी को। अब इस बात का पता किसे चल जाता है? रतन सिंह को चल जाता है। तो राघव चेतन को वह मेवाड़ रियासत से बाहर निकाल देता है। राघव चेतन को अपमानित महसूस किया तो उसने कहा कि मैं एक दिन ऐसा कार्य करूँगा कि मैं तेरी पूरी मेवाड़ रियासत को ही ख़त्म कर दूँगा। ये कहकर राघव चेतन चला जाता है। राघव चेतन जी यहाँ से चलने के बाद कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली दरबार में। और दिल्ली दरबार में कौन बैठा हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से कहते हैं कि अलाउद्दीन जी आपका कैसा हाल चाल है? तो अलाउद्दीन जी कहते हैं मस्त हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य है, मेरे हरम के अंदर बहुत सी बेगमें हैं, दासियां हैं, कोई कमी नहीं है, मेरा साम्राज्य बहुत विशाल हो चुका है। तब राघव चेतन उससे समझाता है कि आपके दरबार में कुछ नहीं है, जो कुछ है दरबार में तो मेवाड़ रियासत के अंदर है। और मेवाड़ रियासत में भी राहुल रतन सिंह के पास उसकी पत्नी देखी, आप एक बार उसको देख लो तो वहीं मंत्रमुग्ध हो जाओ। वो उसे कहता है कि जब वो पान का पिक खाती है तो उसके गले में भी दिखाई देता है, जब उसके नाखून भी टच हो जाता है तो उसके हाथों से खून निकल के आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि इतनी खूबसूरत महिला कौन हो सकती है जो मेरे हरम में नहीं है, मेरे हरम से भी ज़्यादा खूबसूरत बता रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का मन पिघल जाता है। अलाउद्दीन खिलजी पत्र लिखकर भेजता है राहुल रतन सिंह को। राहुल रतन सिंह से कहता है कि तेरी पत्नी को मेरे हरम में भेज दिया जाए, वो मुझे पसंद है, नहीं तो तू युद्ध के लिए तैयार रहे। राहुल रतन सिंह मेवाड़ रियासत से थे और राजपूत थे, तो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते थे। आपको पता है इतनी राजस्थान में जितनी भी रियासतें हुई है, उन रियासतों में सबसे बहादुर रियासतों में, या हम कहें अपनी स्वतंत्रता के लिए अपनी लास्ट तक अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली एक रियासत थी मेवाड़ रियासत। इस रियासत में बहुत से शासक हुए, आपने सुना भी होगा, कुंभा जैसे शासक हुए, सांगा जैसे हुए, महाराणा प्रताप जैसे शासक हुए। तो उनमें एक रतन सिंह था। रतन सिंह ने मना कर दिया कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ लेकिन अपनी पत्नी को आपके लिए संभालने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह बात जब अलाउद्दीन खिलजी के पास वापस जाती है तो अलाउद्दीन खिलजी युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। वह युद्ध मैदान में आता है और 6 महीने तक युद्ध चलता है। लगभग कितने महीने तक? 6 महीने तक। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर नहीं जीत पाता है। फिर वो यहाँ पर एक चाल चलता है। क्या चाल चलता है? वो एक पत्र लिखकर भेजता है राहुल रतन सिंह को, बाहर से चित्तौड़ के दुर्ग के बाहर से पत्र लिखकर भेजता है कि रतन सिंह, मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ। संधि ये करना चाहता हूँ, आपकी पत्नी भी मुझे मत दो, मुझे आपकी पत्नी भी नहीं चाहिए, बस मुझे तो एक काम करो कि उसका एक चित्र किसी कांच के अंदर दिखा दो, मैं उसके कांच के अंदर उसके चित्र को देखकर ही वापस चला जाऊंगा। कभी आप चित्तौड़ घूमने जाओगे तो आपको चित्तौड़ के दुर्ग में वहाँ पर एक ऐसा ही एक फ्रेम मिलेगा, उसके बाद एक झरना मिलेगा, झरने के बाद आप सीढ़ियाँ मिलेगी, वहाँ से वो बैठी हुई थी और अलाउद्दीन खिलजी उसको वहाँ से देखता है। देखकर वो जब वापस, देखो एक भारतीय संस्कृति में एक सबसे बड़ी रीत होती है कि अतिथि को हम गेट तक छोड़ने जाते हैं। तो राहुल रतन सिंह क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी को गेट तक छोड़ते हुए जा रहे थे।
इसी बीच अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर धोखा करता है। धोखा क्या करता है कि वो रतन सिंह की लात मारकर रतन सिंह को चित्तौड़ के दुर्ग के बाहर भेज देता है और यहाँ से यहीं पर क्या हो जाता है, युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को पकड़कर कहाँ पर लेकर चले जाते हैं, वो उसे दिल्ली चला जाता है और वहाँ से कहता है कि जब तक मुझे पद्मिनी नहीं मिलेगी मैं रतन सिंह को नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि पद्मिनी एक चाल चलती है। चाल क्या चलती है कि 1600 सैनिकों को महिलाओं का वेश धारण करके और खुद उसमें बैठती है, वो खुद भी वहाँ पर चली जाती है, अलाउद्दीन खिलजी से मिलती है। अब अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के बाद उससे कहती हैं कि महाराज कल से तो मैं आपकी हो ही जाऊँगी, आज का दिन है, आज का दिन मुझे रतन सिंह के पास चले जाने दो, आज की रात मुझे रतन सिंह के साथ रहने दो। अलाउद्दीन खिलजी सोचता है ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी, एक दिन में क्या बिगाड़ लेगा रतन सिंह, चले जाने दो। अब पद्मिनी पहले से क्या बनाने की आई थी, प्लानिंग बना के आई थी। तो इसी बीच में क्या होता है कि पद्मिनी अपने जो 1600 सैनिक लेके आई थी महिलाओं के वेश में, उनमें गोरा बादल भी थे। गोरा बादल रतन सिंह और पद्मिनी को तो अपने साथ कहाँ पर भेज देते हैं, वो चित्तौड़ भेज देते हैं और गोरा बादल युद्ध मैदान में बीच में मारे जाते हैं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी और किसके मध्य युद्ध होता है, रतन सिंह के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में रतन सिंह मारे जाते हैं और पद्मिनी के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, जोहर किया जाता है। ये कहानी थी हमारे मलिक मोहम्मद जैसी की पुस्तक पद्मावत के अंदर। इसमें राव रतन सिंह के बारे में कहा गया है जो 1301 से 1303 के मध्य थे। तो आपको ये कहानी बहुत अधिक पसंद आई होगी। लोगों इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, इससे आगे आपको और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।